हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हिस्ट्री के हम आगे वाले पॉइंट को। यानी कि हम कल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तैयार कर चुके थे और आज हम बढ़ते हैं, देखेंगे आज प्राचीन भारत के बारे में। तो हम शुरू से ही पढ़ते चलेंगे, देखेंगे आज प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया। आइए शुरू करते हैं। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर ही हम प्रागैतिक ऐतिहासिक काल के अंदर हमारा जो आता है पाषाण युग को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं। तो जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और एक बार शेयर जरूर कर दें। आइए अपना हेडिंग बना सकते हैं आप। पहले आप डाल लें प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के अंदर हम प्रागैतिहासिक काल को देख रहे थे। प्रागैतिहासिक काल को देख रहे थे हम किसके अंदर। तो आइए, और इसके अंदर मैं आपको बता चुका था कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हमें पॉइंट ही कौन सा पढ़ना है, पाषाण युग। यानी हम इसको हम कैसे कैसे तोड़ेंगे। तो आप जानते हैं बेखूबी कि पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थे? तो पाषाण युग को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक था हमारा पुरा पाषाण काल, और दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नव पाषाण काल। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इन्हीं को। और आता है पाषाण युग, पाषाण काल। तो इसे हमने 3 कैटेगरियों में डिवाइड करा था। और वो कौन सी कैटेगरी थी, हम 1 बाय 1 सभी को लेके चलेंगे। लिखवा मैंने आपको कल दिया था। तो आइए शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। तो हम पहले इसके अंदर देखेंगे, पाषाण युग में देखेंगे हम पहला, जिसे कहते हैं हम पुरा पाषाण काल। जैसे कि मैंने आपको कल बता भी दिया था कि पुरा पाषाण काल वो काल है जब मनुष्य में इतनी सूझबूझ नहीं थी, और मनुष्य अपना जो भोजन जो है वो जानवरों को मारना, इधर उधर से उल्टा सीधा काम किया करते थे। और ऐसे ही एक बार जानवर लड़ रहे थे, तो क्या हुआ, एक बार लड़ रहे थे, इसीलिए लड़ते लड़ते एक दूसरे में पत्थरबाजी हो गई, और एक दूसरे को पत्थर मारते हुए वो पत्थर एक दूसरे से टकरा गए, और यहीं से आविष्कार हुआ आग का। तो आपको बेखूबी पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कि आग का आविष्कार जो हुआ वो हमारा इसी काल में हुआ। और इस काल के बारे में मैं आप यहां से लिख सकते हैं कि ये हमारा काल कब से है। तो मैंने आपको कल भी लिखवाया था, अनिश्चित काल से। अनिश्चित काल से। और जो हमारा 8000 बीसी का जो काल माना जाता है वो हमारा यही माना जाता है। तो मैंने आपको इसके बारे में कल भी लिखवा दिया था। तो आइए शुरू कर देते हैं। 8000 नहीं है, ये 2500 है, क्योंकि यहां से हमारा वो लग जाता है जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम इसे देख लेंगे। तो ये हमारा पुरा पाषाण काल के बारे में मैं आपको बता दूं कि यही आपका आविष्कार हुआ था। आप पॉइंट नोट जरूर करते चलें। आग का आविष्कार हुआ इसी काल में, और इसी काल में मनुष्य जो था वो एक शिकारी हुआ करता था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो आपका आंसर होगा पुरा पाषाण काल। तो इस काल में क्या हुआ करता था, मनुष्य क्या था, शिकारी। और इस मनुष्य शिकारी था, तो उसने किसी चीज से शिकार भी किया था। तो वो क्या चीज थी, तो वो थे पाषाण के, यानी कि जो हमारे पत्थर थे, पत्थरों को ही पाषाण कहा जाता है। पाषाण यानी पत्थरों के ही औजार हुआ करते थे, और उनका नाम क्या क्या था, तो एक का था हैंड एक्स, क्लीवर्स,
हैंड एक्स और क्लीवर्स नाम के हथियार हुआ करते थे। और इन्हीं हथियारों को कहाँ से प्राप्त किया गया, तो हमारी नदी घाटी आती है कि ये आपसे पूछा जाएगा कि ये हथियार हमें कहाँ से मिले, तो इसके हमें सोर्स मिले हैं सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से मिलते हैं। और आपको अगर एक पॉइंट में भी पूछा जाएगा तो आपको आंसर लगाना है नर्मदा नदी घाटी। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि यहीं से हमें ये चीज़ की जानकारी मिली। और इस काल में मनुष्य को क्या कहा जाता था, शिकारी। और इस समय मनुष्य में कोई भी ये सूझ नहीं थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए बताया इतिहासकारों ने। और आपको बता दूं कि इस काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किसने बताया, तो हमारे पास जो जानकारी बताई गई हमें वो बताई गई एक हमारे लेखक हुए जिन्हें कहते हैं रॉबर्ट ब्रूटफुट। रॉबर्ट ब्रूटफुट ने 1863 के अंदर 1863 में बताया किसके बारे में, पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल के बारे में आपसे अगर पूछा जाए कि इसके बारे में जो जानकारी दी थी, यानी इसके बारे में जानकारी देने का जो काम किया है वो 1863 में किसने किया है, रॉबर्ट ब्रूटफुट ने। रॉबर्ट ब्रूटफुट ने ही काम किया है इसका जानकारी देने का। इस काल के बारे में बताया है, पाषाण युग के बारे में, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इनके बारे में जानकारी दी। आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा आता है पुरा पाषाण काल के लिए ही। एक हमारा स्थान है जिसे कहते हैं हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आप बेखूबी जानते हैं। मध्य प्रदेश हमारा जो है वो भारत के अंदर ही आता है, आप बेखूबी जानते हैं। वो हमारा एक राज्य है मध्य प्रदेश। इसके अंदर ही गुफा चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते हैं भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल के अंदर है और ये हमारा प्रसिद्ध है गुफा चित्रकारी के लिए। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं हमें वो कहाँ से मिले हैं, तो ये साक्ष्य भी हमें मिले हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, गुफा चित्रकारी के, जो हमारे कब के हैं, पूरा पाषाण काल के। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसी के अंदर अगला पॉइंट आएगा कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका से गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी के साक्ष्य इसी काल में मिले। और आपसे अगर स्थान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका नामक स्थान है, वहीं से मिले हैं हमें गुफा चित्रकारी के साक्ष्य। और इसे लिख लें आप एमपी, यानी मध्य प्रदेश। यहीं से हमें साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इसी काल से मिलती है, आप इसको बेखूबी जान लें। तो ये आप एक बार इसे नोट करें। उसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए बढ़ेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा, जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जैसे कि आप बेखूबी समझ गए होंगे कि हमारा जो है इसमें मनुष्य शिकारी था। जब हमारे पास धीरे धीरे मध्य पाषाण काल आया तो मनुष्य में थोड़ी समझ होने लगी और उसने क्या किया, तो उसने धीरे धीरे पशु पालने की शुरुआत कर दी। और पशु पालने की शुरुआत करने के बाद उसने क्या किया, उनके लिए चारा इकट्ठे करने लगा। आगे जाके नव पाषाण काल में उन्होंने कृषि की शुरुआत कर दी। तो आइए इन्हीं पॉइंटों को हम लिख लेते हैं कि ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, क्योंकि ये यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि कहाँ से कृषि की शुरुआत हुई। तो हम इसे लिख लेते हैं। इसके बाद आता हमारा दूसरा काल, जिसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। तो आप अपना हेडिंग बना लें, मध्य पाषाण काल, जो हमारा रहेगा 8000 BC से 4000 BC तक। इसके बाद इसी के अंदर आता है मध्य पाषाण काल, जो हमारा 8000 BC से रहेगा 4000 BC तक। BC का मतलब मैंने आपको बता दिया था, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के 4000, ईसा मसीह का जो जन्म है उससे 4000 साल पहले की बात है। तो आप इसमें नोट करेंगे कि मनुष्य जो जब ज्यादा समझ होने लगी तो उसने क्या किया, हथियारों का आकार भी छोटा हो गया और शिकारी से मनुष्य कम करने लगा और पशुओं को पालने लगा। तो उनका हथियारों का आकार क्या हो गया, तो हथियारों का आकार कैसा हो गया, आकार हो गया छोटा। और आकार छोटा होने के कारण उन्हें कहने लगे माइक्रोलिथ।
आकार छोटा होने के कारण उन्हें क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। इसको आप देख लें। इसके बाद मनुष्य ने जब ये काम शुरू कर दिया तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, उस पॉइंट को लिख लेते हैं कि मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत हुई। और इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बाजौर राजस्थान से मिलते हैं। तो आप इन पॉइंटों को लिख लें कि पशुपालन की शुरुआत हुई इसी काल में। पशुपालन, पशुपालन की शुरुआत हुई और इसके साक्ष्य जो मिलते हैं हमें, ये एक स्थान है हमारा मध्य प्रदेश का आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का, और एक स्थान है हमारा बाजौर, बागौर राजस्थान, यानी बाजौर राजस्थान से हमें इन पशुपालन की शुरुआत की जानकारी मिलती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब साथियों, ये हमारा जो है यह मध्य पाषाण काल भी हमारा समाप्त हो चुका है। इसमें जो जो मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी थी ये मैंने आपको साझा कर दी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है नवपाषाण काल। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये हमारा जो कवर है, वैसे तो मैं एसएससी सीजीएल को भी कवर करके चल रहा हूँ इसी क्लास के अंदर आप, लेकिन हमारा जो एक टारगेट है सिर्फ इस टाइम जो है वो एसएससी जीडी से है और जूनियर असिस्टेंट से है, इसका ध्यान रखें। लेकिन आपको ये जानकारी जो मिलेगी देखने को, ये कम से कम आपका जो कवर कराएगा वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम कवर कराएगा, उसकी आप चिंता ना करें। मैं आपको बड़ी डीपली तरह से बस सारी जानकारी बताता चल रहा हूँ आपको। आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको 1 बाय 1 सभी को एक तरफ से लिखवाता चलूंगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नवपाषाण काल। नोट कर लिया हो तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। नवपाषाण काल जो आता है हमारा 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। जैसे मैंने आपको ऊपर समय टाइम टेबल लिखवा दिया है, वैसे टाइम टेबल हमारा इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है प्राचीन काल में, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास साक्ष्य हैं, ना कोई इनके कुछ एविडेंस हमें लिखे हुए मिल रहे हैं। क्योंकि इस काल में मनुष्य द्वारा सिर्फ आपको देख के बताया गया है, ना कुछ इसमें पढ़ा गया है और ना इसके कोई लिखित दस्तावेज हैं, क्योंकि इस टाइम लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल हमारा कब से रहेगा, तो रहेगा 4000 बीसी से ये रहेगा हमारा 2500 बीसी तक। बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है, आप भी जानते होंगे, मैंने आपको पहली क्लास में कल बता दिया था। इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर क्या हुआ, तो जैसे जैसे मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी, तो आप जानते हैं कि जब मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी होगी तो जाहिर सी बात है उसने वो किसी चीज पे लाया होगा उसे कृषि को। तो इसी काल में हुआ पहिए का आविष्कार। जो आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ और इसी काल में हुई कृषि की शुरुआत। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई थी और जो कृषि के जो हमारे पास जो साक्ष्य मिले हैं, कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, हमारे पास 3 प्रकार की कृषि देखने को मिली। एक थी जौ, दूसरी थी जिसे कहते हैं, पहली जौ, दूसरी थी गेहूं और तीसरी थी कपास। ये हमें खेती देखने को मिली, जिसे कहते हैं हमारा पाकिस्तान का एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अंदर एक जिला है जिसे कहते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर ही हमें देखने को मिला है ये जानकारी, तो आप इसे लिख सकते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अंदर आपको से पूछा जाएगा मेहरगढ़, और ये कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ से ही कृषि की शुरुआत मिली। और ये कृषि हमारी कौन कौन सी हुआ करती थी, एक थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की जो जानकारी मिलती है वो हमें यहीं से मिलती है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि यहां से कुछ और भी मिला। जी हाँ, इस काल में कुछ और जानकारी मिली जिसे कहते हैं हम बुरजहोम और गुपकराल। बुरजहोम और गुपकराल जम्मू कश्मीर के 2 स्थान हैं, यहीं से हमें
साक्ष्य मिले कुत्ते के साथ मानव अस्थियों के, यानी मानव अस्थियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो मानव कंकाल के जो साथ थे, ऐसा माना जाता है, यानी कि इतिहासकारों ने बताया है कि ऐसा हुआ होगा कि क्योंकि कुछ गुफाओं में से कुछ जो हमारे टेम्पल होते हैं जिसे कहते हैं कब्र, उसके अंदर से जो है मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली हैं। इसी कारण देखा गया है कि वहां से कुछ वो भी यानी कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य ऐसा माना गया है कि ये मिले हैं जम्मू कश्मीर से। तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, गुपकराल और बुर्जहोम। गुपकराल और बुर्जहोम से यहां से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां। मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां दफनाए जाने के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? ये हमारा बुर्जहोम और ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसे भी आप एक बार नोट कर लें। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक बार इसे नोट करें, जल्दी से फटाफट नोट जरूर करते चलना है। कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको बताई जा रही है। मैं चाहता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एग्जाम से पहले पहले समाप्त हो जाए, मैं आपके जीएस के सारे पोर्शन समाप्त कर दूं। इसलिए मैं आपको थोड़ी तेज़ी से भी पढ़ाता हूं, लेकिन आपको समझा के जरूर पढ़ाता हूं सारी जानकारी, जिससे कि आपके एक बार दिमाग में सेट हो जाए। अगर आपने क्लास देखी तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास देखी और बात खत्म हो जाती है। जी नहीं, आपके मैं दिमाग में सेट कर दूंगा, इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। इसके बाद हमारी जानकारी आई, और जब बात आई 2500 बीसी की, तो इसके बाद क्या हुआ? तो यहीं पर आविष्कार हुआ किसका? तांबे का आविष्कार हुआ। और तांबे का जब आविष्कार हुआ तो यहीं से शुरू हो गई हमारी, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और जब तांबे का आविष्कार होने लगा तो यहाँ से लिपियों का, यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई और यहाँ के कुछ एविडेंस भी मिले, यानी लिपियां भी मिली। इसीलिए इसी काल के बारे में बताया और कहा कि यहीं से हमें तांबे की एक बस्ती मिली, जिसे कहते हैं इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ की बस्ती थी? तांबे की बस्ती थी, जिसे कहा जाता था ताम्र नगरी। ये कब की बात है? 2500 बीसी के आसपास की बात है, यानी 2500 ईसा पूर्व के उस समय। तो आइए इस पॉइंट को हम एक बार नोट कर लेते हैं, क्योंकि समझाते हुए नोट भी करना है। तो आती है हमारी 2500 बीसी की बात। जब हमारी 2500 बीसी लगती है तो यही हुआ हमारा तांबे का आविष्कार। जब तांबे का आविष्कार हो जाता है कब? 2500 बीसी में, तो हमें पता चलता है कि ये अब कोई और सभ्यता लग चुकी है, यहां से कुछ और स्टार्ट होएगा। इसीलिए बताया जाता है कि यहीं से हमारी एक सभ्यता बन जाती है, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। जो आप बेखूबी इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, और जो नया है उसे नहीं पता तो थोड़ा पैसेंस बनाए रखे, उसे सारी जानकारी बड़ी अच्छी तरह से बताई जाएगी, जिससे कि आपका आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ से गलत ना हो। और ये तांबे की जो जानकारी मिली हमें, ये मिली हमें इनाम गांव से। इनाम गांव से हमें जानकारी मिली किसकी? तांबे की। और ये बताया गया कि ये तांबे की सबसे बड़ी बस्ती हुआ करती थी। तांबे की, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तांबे की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, तो उसका आंसर क्या आएगा? इनाम गांव। और यहां जब बात आई तो पता चला कि अब यहां से क्या क्या शुरू हुआ। तो इसी समय की बात है, तो 2500 बीसी में ही हमारी लिपियों का आविष्कार हुआ। यानी लिपियों के आविष्कार से मतलब यह है कि यहां से लिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मैं आपको बता दूं कि लिपियों का आविष्कार जो हुआ वो इस टाइम पर ही हुआ, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है ये तो अभी मिली होगी 1700-1800 के आसपास में,
इसको तो आप जानते ही हैं कि पहले से तो कोई जब का कोई आदमी कोई रखे थोड़ी है। तो आप जानते हैं यहाँ 2500 BC के आसपास ऐसा बताया गया कि यहाँ से लिपियों की जानकारी मिली। और ये लिपियाँ हमारी कैसी हुई, तो इन लिपियों से पता चलता है, तो इसीलिए बताया कि यहाँ से ही हमारी एक अलग सभ्यता बन जाएगी और यहीं से हम पढ़ेंगे अपना आद्य ऐतिहासिक काल, यानी जहाँ से हमने लिपियों का आविष्कार कर लिया। लेकिन ऐसी लिपियाँ जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया वो ही कही जाती हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आप, और ये हमारी जो सभ्यता, अगली हम सभ्यता पढ़ेंगे अब, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसी के अंदर आएगी हमारी जिसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहेगी। और ये किसके अनुसार है, कार्बन डेटिंग 14 यानी कार्बन डेटिंग 14 के तहत ये बताया गया है कि ये डेट फिक्स है, आपको एग्जामों में देखने मिलेगा। और ये NCERT बेस्ड है, आप इसका ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हमारी एक और सभ्यता आई जिसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता चली हमारी 1500 से लगभग 600 BC तक। तो इसके बारे में भी जानकारी बताई। और इन दोनों सभ्यताओं के बारे में जब हमारे पास सारी जानकारी आ गई तो ही हमारा लग गया आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार थम्स अप करें और ज़रूर बताएं कि क्लास में मज़ा आया या नहीं आया। आपको बिल्कुल उस तरह से बताया जा रहा है जैसे कि एक पेड क्लास होती है, यानी ये इसमें कोई भी आपसे रुपया पैसा या कुछ भी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। मैं आपके बीच आया हूँ सिर्फ आपको आपका भविष्य तैयार करने के लिए, ना कि पैसे कमाने के लिए। क्योंकि पैसे कमाने होते तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में खोल सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने ऑफलाइन भी फ्री किया है, इसका आप ध्यान रखें। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो भी नया जुड़ा हुआ है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। क्योंकि मैं आपको बीच क्लास में कभी नहीं टोकता कि आप लाइक कर दें या शेयर कर दें, सिर्फ आपको शुरू में बता देता हूँ या लास्ट में बता देता हूँ। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।